हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। ये एडिटोरियल द्वारा अभ्यास टेस्ट सीरीज है जिसकी हम लोग आज फुल टेस्ट 4 की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार स्पेशल को डिस्कस करेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी की गणना भारत में एक प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल में की जाती है। उसे भारतीय रियासतों पर प्रत्यक्ष एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सहायता संधि प्रणाली की नीति को लागू किया था। चतुष-अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को पराजित करके मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य उसी के शासनकाल के दौरान स्थापित हुआ था। इस युद्ध में खुद वेलेस्ली और अस्टर नामक सेनापति ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड, ब्रिटेन का एक भाग के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की थी। मार्क्सिस्ट एक अंग्रेजी उपाधि थी जो काउंट के ऊपर तथा ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। महमूद रजा खां, सैयद गुलाब हुसैन, रजा खिताब राय। उपर्युक्त में से किसे इलाहाबाद संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है बी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकारिता अस्थायी रूप से दे दी गई। इसके बदले में कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक रूप से देना था, लेकिन उस समय कंपनी सीधे भू राजस्व ग्रहण करने का भारत न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान की नियुक्ति की थी। बंगाल के लिए राजा महमूद खां तथा बिहार के लिए राजा खिताब राय की नियुक्ति की थी। इस प्रकार समाज दीवानी तथा निजाम का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। तीसरा क्वेश्चन। सूची 1 समुद्री यात्रा तथा सूची 2 देश को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए बोर्ड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तस्मान, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, वास्को डी गामा। सूची 2 पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा, पुर्तगाल हो जाएगा। और कैप्टन कुक आपका 4 हो जाएगा। कोलंबस जो कि स्पेन का रहने वाला था। तस्मान और हॉलैंड से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3, 2, 4, 1 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी विश्व में समुद्र खोजों के लिए विश्व विख्यात है। इन खोजों में बहुत से सहायक यात्रियों का प्रयास महत्वपूर्ण था, जिससे भौगोलिक खोजों का कार्य सुगम हो सका। महत्वपूर्ण साहसिक यात्रियों का संबंध अलग अलग देशों से था, जिन्होंने महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजों की थी। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से हैं। समुद्री यात्रा, देश खोज। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। भारत के समुद्री मार्ग को खोज किया था वास्को। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तस्मान, हॉलैंड, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुगलकालीन शासकों का पर विचार कीजिए। फर्रुखसियर, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, महमूद शाह जहांदार शाह। ऊपर शासकों का शासन क्रम सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के उपरांत मुगल शासन काफ़ी कमज़ोर हो गया तथा पतनशील अवस्था में पहुंच गया। 1707 ईस्वी के बाद का मुगल इतिहास उत्तर मुगल का कहलाता है, जो 1858 ईस्वी में मुगल के पतन तक जारी रहा। इस दौरान मुगल सिंहासन पर अनेक शासक आसीन हुए। प्रश्नगत शासकों का शासनक्रम निम्न प्रकार से था: जहांदार शाह 1707 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 19, महमूद शाह 19 से 48, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर द्वितीय 54 से 59। निम्न आधार पर विकल्प सी उनके कार्य शासनक्रम को सही रूप से निरूपित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली के राज्य हड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर नामक भारतीय रियासत में हुआ था। और दूसरा है स्टेटमेंट, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1-2, यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। 5 का बी, प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 2 सही है। लॉर्ड वेलेस्ली 1848 से 56 ईस्वी ने भारत में एक हड़प नीति प्रारंभ की थी। इस समय इस नीति के तहत वैसे भारतीय रियासत जिनका अपना प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, उस रियासत के शासकों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया। ऐसे रियासतों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की नीति अपनाई गई। बहुत सारे भारतीय रियासतों इस नीति के शिकार बने। सतारा पहला भारतीय रियासत था जो सन 1848 में इस नीति का शिकार बना, न कि संबलपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 भारत का गवर्नर जनरल था। यह युद्ध सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 6 कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक आर्थिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। इसका सही आंसर है ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत का एक आधुनिक इतिहास में विशेष ध्यान है। इस आंदोलन के बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक धार्मिक आंदोलन
के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से इसे के मूल में बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित है। जब हम यह पाते हैं कि अनेक समाज सुधारकों के पत्रकारिता, शिक्षा या अन्य वैज्ञानिक एवं नीति उपागमी पर बल देते थे तो इसके मूल में बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही था। यही किसी देश के आधुनिकीकरण के नाम आधार पर माने जाते हैं। अतः कथन ए और कारण आर सही, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो ये तो फैक्ट है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे। सन 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता को बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। 8वां नंबर क्वेश्चन, सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन की याचिका प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दी पूना सार्वजनिक सभा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रबुद्ध भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता आने लगी थी। इस उद्देश्य से अनेक राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया जाने लगा था, जो भारतीय के हितों की बात अक्सर मुद्दे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इन्हीं संस्थाओं में से एक प्रमुख संस्था पूना सार्वजनिक सभा थी, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। सन 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 संगठन तथा सूची 2 संस्थापक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटि की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडिया लिंग। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो हमें मैच करना है। तो 2 का 1 का 2 यानी कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता ने। तो लास्ट बच गया आपका इंडिया लिंक, शिशिर कुमार घोष ने की थी। जो भी हम लोग ऊपर देखें वो इसकी डिस्कशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ होम के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व 1884 ईस्वी में एओ होम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था का गठन किया था, जिसकी बैठक दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था। इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी के झुकाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा, क्रियान्वयन काकोरी रेल डकैती कांड। उपर्युक्त घटनाओं के संघटित होने के सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी DBCA। उपर्युक्त घटनाओं भारतीय आंदोलन के दौरान घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उनके घटित होने के का कालानुक्रम निम्नलिखित प्रकार के हैं। काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त 1925, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 9-10 सितंबर 1928, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी का क्रियान्वयन 23 मार्च 1931, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939। इस प्रकार उपर्युक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम DBCA होगा, जो विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्ट। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रों के माध्यम से अपनी लीग का प्रसार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट बनाए गए थे, जबकि इसके प्रथम सचिव NC केलकर थे। जोसेफ बैप्टिस्ट 1864 से 1930 तक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे वर्ष 1925 में तत्कालीन मुंबई के मेयर चुने गए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार पर प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्न में से किस भाषा में यह खबर प्रकाशित नहीं होती थी? बंगला में। वर्ष 1993 से 15 ईस्वी तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका को किसी मुकदमा में पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन वे वहां अश्वेत समुदाय के संघर्ष में शामिल हो गए और काफ़ी हद तक इस प्रयास में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन भी किया था। यह अखबार गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और एवं तमिल भाषाओं में प्रकाशित होता था।
14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी को औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य को त्याग दिया था? 1934 में। गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। आगे चलकर 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर भी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने। स्वतंत्रता के समय भी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बावजूद भी 1934 ईस्वी के बाद राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका मार्गदर्शी प्रभाव बना रहा। भारत में पहला मजदूर संघ कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1918 में वीपी वाडिया द्वारा। 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक क्रांति का त्वरित वैचारिक प्रभाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी परिलक्षित होने लगा था। भारत में भी श्रम आंदोलन एवं मजदूर संगठनों को स्थापित करने की प्रक्रिया का सूत्रपात होने लगा था। इस दृष्टि से भी वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1818 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ तथा भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद तो मजदूर संगठनों की स्थापना और भी तेजी से प्रारंभ हो गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें मंडल के बाद के माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण अर्थों का ब्राह्मण ग्रंथ है। चौथा स्टेटमेंट है, सामवेदिक की रचना चंपू शैली में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कुल कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से कुल 2 कथन सही हैं। प्रश्नगत कथन 1 और 2 पूर्णतः सही है, अर्थात कुल 2 कथन सही है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, न कि अथर्ववेद का। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वेद के साथ एकाधिक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हैं। यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई थी, न कि सामवेद में। सामवेदिक ही चंपू शैली रचना की वैसी शैली को कहा जाता है जो पद और गद्य दोनों में रचित किया जाता है। सूची 1 बुद्ध के जीवन की घटना। सूची 2 बौद्ध धर्म के प्रतीक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जन्म, त्याग, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण। सूची 2 पद चिन्ह, पीपल, घोड़ा, कमल और सांड। इसका सही आंसर है 4, 3, 2, 1। गौतम बुद्ध के प्रणेता गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अनेक प्रतीकों से भी संकेतित किया जाता है। प्रश्नगत घटनाओं एवं प्रतीकों के सम्मिलित निम्न प्रकार से हैं: जन्म, कमल और सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, निर्वाण, पद चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन एक और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, मौर्य साम्राज्य अशोक के कालीन को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। कलिंग की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए उसे नियंत्रण होना आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाली व्यापारिक में रुकावट या बाधा उत्पन्न हो सकती थी। अतः कलिंग को मुगल साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण का सही व्याख्या भी है। 19 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है? अयोध्या लेख। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदारथ के 185 ईस्वी पूर्व में हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के शासन मगध पर स्थापित किया। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग बृहदारथ के सेनापति भी था। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अयोध्या लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध मेघवाहन वंश से था। दूसरा नंबर, खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सही आंसर है ओनली 1। प्रश्नगत कथन 1 पूर्णतः सही है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, जिससे इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया। उसे चेदी राजवंश के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक खारवेल के किसी धर्म विशेष के अनुयायी होने का प्रश्न है तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उसके जैन धर्मावलंबी होने की जानकारी प्राप्त होती है, न कि बौद्ध धर्मावलंबी होने का। उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित हाथी गुफा भी लेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। 21 नंबर, गुप्त शासक पश्चिम देशों में समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? भरौच। गुप्त काल तीसरी से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का व्यापार दक्षिण भारत एशिया के देश के साथ पश्चिम देशों के साथ भी होता था। व्यापार स्थलीय और समुद्री दोनों माध्यमों से होता था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय आंतरिक व्यापार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। जबकि पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु-कच्छ भरौच था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार का संचालन किया जाता था। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी केवल 1 और 2।
गुप्त साम्राज्य के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थे। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। अनेक गुप्त शासकों के सिक्के की आकृति के एक तरफ देवी देवताओं के चित्र तथा दूसरी तरफ संबंधित शासकों के चित्र गुप्तकालीन शासकों की इस भावना को व्यक्त करते हैं। गुप्त शासकों में भूमिदान की परंपरा विस्तारित किया था। इस बात की पूर्णतः सही है। अनेक अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कथन दो गलत है। वस्तुतः गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त होने से स्वतंत्र थे। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत हैं। महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक धार्मिक आयोजन करता था, जिससे देश विदेश से अनेक शासक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भी शामिल हुआ था। 6, अन्य धर्मों के महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में तथा आगे चलकर प्रयागराज में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसमें अनेक देशों के राजा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। यह आयोजन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भी ऐसे ही 6ठे समारोह में शामिल हुआ था। इन 6ठे समारोह में 18 देश के शासक सम्मिलित हुए थे। खजुराहो मध्य प्रदेश स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिर आज भी अपने स्थापत्य की उत्कृष्टता के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर वैष्णव शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। इन मंदिरों के कदरिया महादेव का मंदिर सर्वोच्च माना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा। दूसरा स्टेटमेंट, महमूद गजनवी के वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण करवाया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 और 2 दोनों। प्रश्नगत दोनों ही कथन सही है। इस्लामी आक्रांत महमूद गजनवी द्वारा 1005 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना और भयंकर लूटपाट मचाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस घटना के समय इस क्षेत्र का चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम 1264 का शासन था। महमूद गजनवी के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 26 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी ने अनेक अपने शासनकाल के शुरुआती वर्ष में देवगिरी पर सफल आक्रमण किया। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के बाह्य होकर
के प्रति वर्ष एक निश्चित कर भेजे जाने का वादा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, परंतु वर्षों 1305 से 6 ईस्वी में उसने उस कर को नहीं भेजा। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः 1307 में मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उससे आत्मसमर्पण कर दिया। 27 नंबर, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासक पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है DABC। प्रश्नगत, दिल्ली पर शासन करने के वाले शासक अफगान मूल के थे। ABD क्रम के इंगित शासक लोधी वंश के थे तथा C क्रम में इंगित शासन शूर वंश के। एक अन्य शासन करने का क्रम निम्न प्रकार के था। बहलोल लोधी 1451 से 1989 ईस्वी। सिकंदर लोधी 89 से 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1626। शेरशाह सूरी 1540 से 45। इस प्रकार अन्य उनके शासन करने का क्रम प्रश्नानुसार DABAC होगा, जो विकल्प D में है। निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। अकबर के दास प्रथा का उन्मूलन डैश ईस्वी में किया गया। 1560, 1562, 1564, 1580। तो इसका सही आंसर है B 1562। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर 1556 से 1605 एक महान शासक था। वह एक उदारवादी सोच वाला तथा सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाला शासक था। उसके द्वारा उठाए गए प्रमुख सुधार कार्य निम्नवत थे। दास प्रथा उन्मूलन 1562, तीर्थ यात्रा पर समाधि 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564। 29 नंबर, अकबर द्वारा निर्मित इबादत खां क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। मुगल सम्राट अशोक को धार्मिक तथा दार्शनिक बातों में गहरी रुचि थी। उसने धार्मिक चर्चा के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खां का निर्माण करवाया। शुरू में इबादत खां में बादशाह के अध्यक्ष में सैयद शेख एवं उलेमा जैसे इस्लाम धर्म के प्रधान धार्मिक चर्चा करते थे, लेकिन 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए सही आंसर है ऑप्शन ए, लेडेन और टकीन। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा को बाबर ने मूलतः अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाद में पैंदा खां और अब्दुर्रहीम खाना ने इस फारसी अनुवाद में किया था तथा बाद में बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद में
लिडेन और विलियम रस्किन नामक विद्वान ने किया था। मुगलों के राजकीय भाषा फारसी थी। अब यहाँ से हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीव लिटमस देता है? लाइकेन, इसका सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन लिटमस देता है। लाइकेन एक अविकल्पी सहजीवी जीव है जो कि कवक एवं शैवाल के परस्पर अंतर संबंध से बना होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो कि अम्ल, क्षार या पीएच परास का सूचक होता है। लिटमस अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। जैसे नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। यह रंजक रोसेल्टन टिओलिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी वायरस के उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके आनुवंशिक द्रव्यों में परिवर्तन। किसी वायरस विषाणु में उत्परिवर्तन इसके वांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने के कारण होता है। उत्परिवर्तन किसी जीव विषाणु के जीनोम का संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ में उत्पन्न आकस्मिक तीव्र एवं वंशागत परिवर्तन होता है। हड़फी क्या है? अनेक जीवों द्वारा बनने पतले सूत्र होते हैं। हड़पी कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र ये तंतु होते हैं। हड़फी नामक यूनानी भाषा में हड़फी से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में ये हड़पी परस्पर संयुक्त होकर एक जालानुमा संरचना या सुकाए बनाते हैं, जिसमें कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रिक्तियों की संख्या को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उच्चतर पोषण रिक्तियों का उपलब्ध ऊर्जा में कमी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतर पोषण रिक्तियों का उपलब्ध ऊर्जा में कमी किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रिक्तियों की संख्या को सीमित करता है। सामान्य रूप से जीवमंडल में एक जीव से अनेक जीव में भोजन के रूप में ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं, तथा जिस स्तर पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। परितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है, एवं शेष 9% व्यय की हो जाती है। अतः एक खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित 4 से 5 तक ही होती है, क्योंकि लंबी खाद्य श्रृंखला को कारण सर्वोच्च उपभोक्ता को नगण्य ऊर्जा प्राप्त होता है। 35 नंबर, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संक्रमण एक बौने पौधे स्मॉल टीटी से किया जाता है। तो एफटीपीडी में शुद्ध लंबे पौधे का बौने दो पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1। एफटीपीडी में शुद्ध लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ अनुपात 3:1 होगा। F2 पौधे में पीढ़ी में एक लंबा शुद्ध या समयुग्मी
कैपिटल टी, दो लंबे अशोध या विषम युग्म की स्मॉल टी तथा एक वर्णाशोध या समयुग्म की समयुग्मी की स्मॉल टी पादप उत्पन्न होगा, क्योंकि लंबेपन की तुलना में बौनापन एक अभाव लक्षण है। 36 नंबर, विभिन्नता के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं। उत्परिवर्तन के यादृच्छिक प्रकृति के कारण किसी जाति में सभी विभिन्नताओं के उत्तरजीविता में समान अवसर नहीं होते हैं। प्रकृति केवल अनुकूलन विभिन्नताओं को प्रेरित करती है। 37 नंबर, जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशेषित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मोल्ड। जीव जैसे खमीर, यीस्ट, छत्रक, मशरूम, ब्रेड, फफूंद, मोल्ड मृतोपजीवी कवक होते हैं। इसमें मृत कार्बन खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर अपशिष्ट होता है और सरल पाचित पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। 38 नंबर, एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। इसके लिए अनेक पर्यवेक्षक के विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप इसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन को सुझाव देते हैं? ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो पादप में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण से प्रेरित करता है। इस पादप हार्मोन का नाम इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण रखा गया है। साइटोकोशिका एवं काइनिन विभाजन प्रेरक। 39 मिनट, कौन सी कोशिका के अपने ही डीएनए में राइबोसोम होते हैं? सूत्रकणिका और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक कोशिका में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए एवं 70 ग्राम राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो इन्हें आवश्यक प्रोटीन के स्वयं ही संश्लेषण कर अपनी संख्या में बढ़ाने में सहायक होते हैं। 40 नंबर, परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? अर्धपरागमय झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। परासरण विसरण का एक ही प्रकार है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता के बिना जल के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपरागमय झिल्ली से होते हुए प्रभावित होते हैं। परासरण के दो प्रकार होते हैं, अंतःपरासरण। अल्पपरासरणी विलयन की उपस्थिति में जल का कोशिका में आंतरिक प्रवाह एवं बाहरी प्रसरण। अतिपरासरणी विलयन की उपस्थिति में जल की कोशिका में बाहरी प्रवाह। 41 नंबर, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्य क्या माना जा सकता है? परवलयिक दर्पण।
अगोलाकार चमकदार चम्मच एक सामान्यतः परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण में प्रकाश किरणें पूर्णतः परावर्तित होती है तथा एक केंद्र पर फोकसित होती है। निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव को खोज करने वाले अग्रणी कौन थे? जेम्स पी जूल। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जेम्स पी जूल ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तार में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जेम्स पी जूल अंग्रेज भौतिकीविद थे। उन्होंने ऊर्जा हस्तांतरण के सिद्धांत को समझाया। इन्होंने 1840 में विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की। इसके तापन प्रभाव नियम के अनुसार प्रति सेकंड क्षयित शक्ति P का मान प्रभावित धारा I के वर्ग तथा प्रतिरोध R के गुणांक के समान होता है, अर्थात P = I² होता है। 43 नंबर, निम्नलिखित प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? 1। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन होता है। इंद्रधनुष निर्माण में जल की बूंद प्रारंभिक सतह पर अपरिवर्तन होता है तथा आंतरिक सतह पर परिवर्तन होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? वेग की दिशा के लंबवत। वेग की दिशा के लंबवत। त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के साथ ही केंद्र की ओर होती है। एक वृत्तीय मार्ग में अनुसरण एक पिंड की गतिविधि को वृत्तीय गति कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ के साथ निरंतर गति के साथ गतिमान पिंड की गति का समरूप वृत्तीय गति कहा जाता है। इस गति में गति स्थिर होती है लेकिन वेग परिवर्तित होता रहता है। समरूप वृत्तीय गति के संदर्भ में त्वरण AR = V²/R = W²R होता है। एक कण एक समरूप वृत्त गति में गुणन करता है या वेग निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कोई स्पर्शी त्वरण नहीं होता है, इसकी गति स्थिर होती है। किस प्रकार का भार निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन सी, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल होता है। भार W = mg। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। 46 न्यूटन के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, कथन डी न्यूट्रॉनों के गुणों के बारे में सही नहीं है जबकि अन्य सभी कथन सही है। सही कथन इलेक्ट्रॉन परमाणु निवाहक नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, न्यूट्रॉन नहीं। 47 परावैज्ञानिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। विकल्प सी में परावैज्ञानिक प्रकाश के लिए दिया गया कथन गलत है। इसका सही कथन निम्न है। परावैज्ञानिक प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है क्योंकि परावैज्ञानिक प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय प्रकाश है। मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः पाए जाते हैं चींटी के डंक में। मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसे का आणविक सूत्र
OH है। इसी के कारण चींटी के काटने पर जलन एवं लाल रंग के सूजन उत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीले लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त कार्बनों से बना है। संतृप्त कार्बन की तुलना में असंतृप्त कार्बन की मात्रा में प्रतिशत मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है के कारण इनका दहन अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई से होती है, जिसका कारण अधिक काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। NTU मापन की इकाई है। जल की अविरलता। NTU का प्रयोग पानी की टर्बिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी नाम पानी के धंधलापन या धुंधलापन का संदर्भित करता है, जो आमतौर पर लंबित कणों के कारण होता है। उच्च टर्बिडिटी स्तर प्रदूषकों का सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति का संकेतक दे सकते हैं। NTU स्केल मापता है कि पानी के कणों द्वारा कितना प्रकाश बिखरा हुआ है। जितने अधिक कण मौजूद होते हैं, टर्बिडिटी उतना ही अधिक है और इस प्रकार NTU मान अधिक होता है। किसी रक्षक नली में निम्न में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने के लिए किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का उपयोग रक्षक नली में अवशोषक के रूप में किया जाता है। आर्द्रता वाले दिनों में यह वायु में उपस्थित आर्द्रता अवशोषित करके HCl का निर्माण करता है। CaCl2 पानी से क्रिया कर हाइड्रोलिक अम्ल बनाता है, जो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। 52 कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इससे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3, ZnO आदि। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति में होते हैं। यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के प्रक्रिया का लवण तथा जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की जल के साथ प्रक्रिया, ये दो प्रक्रिया है, आप देख लीजिएगा। 53 HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल एक प्रबल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़े के दाग एवं लोहे पर से जंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड का रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। यह अम्ल कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता है। इसे प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड और वैनेडियम पेंटोक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। 54 हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सत्य है?
प्रयुक्त में से सभी कथन सही है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किस मूल तत्व के हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। नीचे दिए गए कोटि के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को बनाते हैं, इसकी कमी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्रोटीन में पाया जाता है तथा कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तथा अन्य कार्बनिक यौगिक का मुख्यांश है। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? सिलिकॉन रिएक्टर बैंड, क्वांटम स्केलर एनर्जी पेंटेड, स्थिरियोलॉजी टेप। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत उत्पादों में नकारात्मक आयनों को लागू करती है और इसे वर्तमान में स्वास्थ्य को बनाए रखने, ऊर्जा को संतुलित करने तथा विकास में लगातार सुधार के साधन के रूप में विज्ञापित किया जा रहा है। इस तकनीक का उपयोग कर सिलिकॉन डिस्टोबैंड, क्वांटम या स्केलर एनर्जी पेंटेड और किनेस्थीसियोलॉजी टेप में किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। सूर्य के प्रकाश विकिरण वायु और जल में ऑक्सीकरण के क्षरण से ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। इन नकारात्मक आयनों को उत्पन्न करने वाले खनिजों के अवसर यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ शामिल होते हैं। ऐसे माना जाता है कि नकारात्मक आयन सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न करते हैं और दिमाग को संतुलन करते हैं। इससे विभिन्न मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि मानव तनाव में कमी, बेहतर नींद, श्वसन आदि। जबकि ये आयन प्रदूषकों पर भी कार्य कर सकते हैं, इन्हें नकारात्मक रूप से अवशोषित कर सकते हैं और इन्हें सतह पर एकत्र कर सकते हैं। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री और नीति आयोग। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। यह छात्रों द्वारा संकायों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता विकास के संबंधित संकेतों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को स्थापित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AITC एक संयुक्त पहल, अतः विकल्प ए सही है। ARIIA नवाचार के गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है
और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न वास्तविक प्रभावों की मापने का प्रयास करता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन यानी पेट्रोल ईंधन और पाम आयल के तेल का संयोजन पर चल सकते हैं। ये वाहन 70% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 1 और 2 दोनों। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वाहन 100% पेट्रोल 100% जैव इथेनॉल या दोनों के संयोजन से चलने में सक्षम है। अतः कथन 1 और 2 सही है। बायोएथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, लेकिन बायोएथेनॉल का कैलोरी मान ईंधन में निहित ऊर्जा उत्पन्न तकनीक के माध्यम से पेट्रोल के बराबर ही हो जाएगा। चूँकि एफएफ भी पेट्रोल या एथेनॉल पर चलने में सक्षम है, यह भारत में चलने वाली अपनी सतह पर पहला सतत प्रयास 100% दोहरे ईंधन वाला वाहन होगा। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब एफएफवी को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे एफवीएसएचई भी कहा जाता है। पूर्णतः हाइब्रिड व्हीकल्स वाहनों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक और शब्द है जिसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है। नोरोवायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस का संक्रमित हो सकता है। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2, दोनों कथन सही है। नोवायरस वायरस का एक समूह है जिसे गठरांत्र बीमारी होती है। यह उल्टी और दस्त के अलावा पेट एवं आंत में सूजन का कारण बनता है। नोरोवायरस कई कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोध होता है और 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इसके लिए केवल भोजन को भाप देने या पानी को क्लोरीनेट करने के वायरस नहीं मानता है। यह वायरस कई आम हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस के संक्रमित हो सकता है, लेकिन एक प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित करने से अन्य किस्मों की सुरक्षा प्रदान नहीं होती। अतः कथन 1 सही है। वायरस। यह वायरस संक्रमण व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में दूषित सतह या वायरस के माध्यम से संक्रमित हो सकता है। यह वायरस मुख्य रूप से मौखिक मल के प्रवेश करता है। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। दस्त और उल्टी के लिए जेनेरिक दवा इस बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती है। अतः 2 कथन सही है। 60 नंबर। वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर आपके पास है। वैक्सीन पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका
लगाया गया है, जबकि ट्रैवलिंग बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यातायात को फिर से शुरू करना है जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज होते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि बबल व्यवस्था या दो देशों के बीच समझौते का उद्देश्य ऐसे समय में वाणिज्यिक हवाई यात्रा सेवाओं को फिर से शुरू करना जब नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हो। अतः विकल्प ए सही है। वर्तमान परिदृश्य में वैक्सीन पासपोर्ट और बबल व्यवस्था दोनों ही दो देशों के बीच ये जोखिम और संचारण जोखिम के मुद्दे को संबोधित करने में मदद करते हैं।